हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे सेकंड पेपर अधिगम को आकलन में नेक्स्ट आज का अपना टॉपिक है अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। इससे पहले हमने जो है अधिगम पर केंद्रीकरण या पूर्ण ध्यान के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा दूसरा टॉपिक है अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन। इसमें जैसे कुछ जो रचनावादी है उन रचनावादियों का मानना है कि यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का स्वरूप उस स्थिति में ही उपयोगी बन सकता है जब प्रत्येक पक्ष का, यानी सीखने संबंधी जो प्रक्रिया है उसके प्रत्येक पक्ष का जब हम समीक्षात्मक अध्ययन एक शिक्षक द्वारा किया जाए, यानी जब शिक्षक प्रत्येक पक्ष का समीक्षात्मक अध्ययन करेगा तो तथा छात्र जो है छात्रों के समक्ष उन सभी सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाए जो उनके अधिगम के लिए, अधिगम के उपयोग एवं अधिगम संबंधी जो है अधिगम संबंधी प्रत्येक पक्ष की समीक्षा के लिए क्या करता है? प्रेरणा प्रदान करता है। अधिगम प्रक्रिया यानी अधिगम प्रक्रिया करवाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि जो है जब हम बालकों को कुछ चीज या विद्यार्थियों को कोई चीज सिखाते हैं तो उस समय तो छात्रों द्वारा स्तरहीन एवं भ्रमपूर्ण अधिगम गतिविधियों का चयन नहीं किया जाए तथा शिक्षक द्वारा भी यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि छात्रों के समक्ष उन्हीं अधिगम गतिविधियों को प्रस्तुत करें जिससे कि विद्यार्थियों के समक्ष उनके स्तर के अनुसार और भ्रमपूर्ण अधिगम उत्पन्न नहीं हो सके। तो इस तरह से जो है अधिगम प्रक्रिया का जब अध्ययन करते हैं तो विद्यार्थियों के समक्ष यह माना गया है कि ऐसी शिक्षण विधियों का या उनको इस तरह से ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों की जो स्थिति है वह भ्रमपूर्ण तथा उनके लिए जो वो इनके स्तर के अनुसार होनी चाहिए। अब है अधिगम प्रक्रिया संबंधी जो विभिन्न प्रकार के जो पक्ष प्रस्तुत किया है, इसमें सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप
वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप, यानी शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन कराना चाहिए। जैसे कि मनोवैज्ञानिक का अर्थ है विद्यार्थियों के जो मन का विज्ञान होता है, यानी उनके व्यवहार में लाया जाने वाला परिवर्तन या फिर उनके व्यवहार के आधार पर अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन करवाना। तो इस तरीके से जैसे इन सिद्धांतों के आधार पर, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर जब छात्रों की अधिगम करवाया जाएगा छात्रों को, तो हम जो चाहते हैं वह हमें अपेक्षित परिणाम मिलेंगे तथा उनकी जो शैक्षिक स्थिति है उस शैक्षिक स्थिति में भी सुधार आएगा, क्योंकि यहाँ शिक्षक जो है वह विद्यार्थियों को उनके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर उसको शिक्षा प्रदान कर रहा है, उनके व्यवहार के आधार पर शिक्षा प्रदान करा रहा है। इसलिए जो है इसमें सबसे पहले जो तत्व है वह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप उनका अधिगम होना चाहिए। उसके बाद है अपना दूसरा है अधिगम के लिए संगठित सूचनाएं। अधिगम के लिए संगठित सूचनाएं। यानी शिक्षक को जो है जब अधिगम करवा रहा है, यानी बच्चों को कुछ सिखा रहा है, तो उससे संबंधित जो सूचनाएं एकत्रित की हुई होती है, संगठित की हुई होती है, उन सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण उनके समक्ष करना चाहिए, जिससे कि जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं या जो प्रकरण बच्चों को दिखा रहे हैं उसको उन संगठित सूचनाओं के आधार पर स्पष्ट हो जाए। जैसे यदि छात्रों को हिंदी भाषा में जो पंच परमेश्वर है उस पंच परमेश्वर पाठ को हम पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले उनको उस शीर्षक का अर्थ बताना चाहिए कि पंच परमेश्वर का अर्थ क्या होता है। उसके बाद जो है पंचों को परमेश्वर क्यों कहा जाता है, यानी पंच परमेश्वर जो अध्याय है उस अध्याय के आधार पर उसके शीर्षक को बताना। उसके बाद जो है कि इनको पंच परमेश्वर क्यों कहा जाता है, इसके संदर्भ में भी छात्रों के समक्ष वर्णन करना चाहिए तथा इससे संबंधित जो सूचनाएं संगठित की हुई है उन सूचनाओं को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद है अपना तीसरा अधिगम के लिए अधिगम के क्रमबद्ध सूचनाएं यानी शिक्षक को छात्रों के समक्ष जो है क्रमबद्ध सूचना उपलब्ध करानी चाहिए, जैसे जिसमें छात्रों के अधिगम का जो स्तर होता है उस अधिगम स्तर में वृद्धि हो सके, क्योंकि जब तक हम विद्यार्थियों को किसी विषय से संबंधित क्रमबद्ध यानी एक ताल में स्टेप बाय स्टेप उनको सूचना बताना, स्टेप बाय स्टेप उनको पाठ पढ़ाना, स्टेप बाय
सुधार होगा तथा उनका जो अधिगम स्तर है वो उच्च प्रकार का होगा। इससे जो है हम इन सूचनाओं के आधार पर, कौन सी क्रमबद्ध सूचनाओं के आधार पर जो है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप से हम संपन्न करा सकते हैं। यानी यदि हम अपने शिक्षण कार्य में या एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में विभिन्न प्रकार की जो क्रमबद्ध सूचनाएं एकत्रित की गई है, उन सूचनाओं को स्टेप बाय स्टेप यदि विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा तो विद्यार्थियों की उसमें रुचि बढ़ेगी तथा उनका जो है जो शैक्षिक स्तर है वह उच्च प्रकार से होगा और उनके जो है अधिगम प्रक्रिया जो प्रभावी बनेगी। फिर है चौथा है सूचनाओं के मध्य सहसंबंध। सूचनाओं के मध्य सहसंबंध यानी सूचनाओं के मध्य अधिगम प्रक्रिया की जो है प्रभावशीलता के लिए सहसंबंध। इसमें क्या आएगा? प्रभावशीलता का सहसंबंध, यानी जो हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं, जिसके बारे में हम विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहे हैं, उसकी कितनी प्रभावशीलता है, उसके मध्य सहसंबंध, यानी जो हम टॉपिक विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं उस टॉपिक के मध्य सहसंबंध है या नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम विद्यार्थियों को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में बताते हैं तो हमारी जो है उन सूचनाओं के मध्य सहसंबंध भी उसी प्रकार का होना चाहिए। यानी जो हम उनको सूचना दे रहे हैं वो प्रत्येक सूचना जो है हमारी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से रिलेटेड होनी चाहिए। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण या चंद्र ग्रहण, यानी जब हम किसी पाठ को पढ़ा रहे होते हैं तो यह जरूरी होता है कि जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के मध्य और उस प्रकरण के मध्य संबंध स्थापित होना चाहिए। जैसे उदाहरण बताया, यदि हम विद्यार्थियों के समक्ष सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को प्रस्तुत करते हैं तो हमारी जो एकत्रित की हुई सूचनाएं हैं वो सारी सूचनाएं उस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से संबंधित होनी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक सूचना को हम उस सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से जोड़ते हुए उसका हम अधिगम करा सकते, जिससे कि विद्यार्थी जो है जो प्रकरण या टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको आसानी से सीख सकेंगे, सरलता से सीख सकेंगे। उसके बाद है हमारा पांचवा है अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया में प्रतिरूपों का प्रयोग। प्रतिरूप यानी मॉडल, यानी अधिगम प्रक्रिया में जो है वह शिक्षक को विभिन्न प्रकार के जो है प्रतिरूपों का प्रयोग करना चाहिए। प्रतिरूप यानी मॉडल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो विद्यार्थी है वह विद्यार्थी आसानी से और सरलता से उस टॉपिक को समझ सके। सपोज हम जो है किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में पढ़ा रहे हैं या जैसे ज्वालामुखी के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं विद्यार्थियों को, यानी ज्वालामुखी यदि हम जैसे शिक्षक द्वारा ज्वालामुखी टॉपिक लिया गया है तथा वह ज्वालामुखी का अध्ययन करवा रहा है, ज्वालामुखी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो शिक्षक को यह चाहिए कि वह विद्यार्थियों के समक्ष जो है
यदि वह ज्वालामुखी का प्रतिरूप या मॉडल बनाकर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करे तो जो है वह ज्वालामुखी टॉपिक को विद्यार्थी सरलता से और स्वाभाविक रूप से उसको ग्रहण कर सकेंगे, क्योंकि प्रतिरूप जो है वह किसी भी चीज का वास्तविक तथा यथार्थ ज्ञान करवाते हैं। इसलिए अधिगम प्रक्रिया में जो है अधिक से अधिक जो है वो प्रतिरूपों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रतिरूप हमें किसी भी चीज का प्रत्यक्ष ज्ञान तथा प्रत्यक्ष अनुभव करवा सकते हैं। इसलिए जो है अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के लिए अधिक से अधिक प्रतिरूपों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो है हमारा जो अधिगम जो प्रक्रिया है वह रुचिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके तथा विद्यार्थी उसको सरलता से ग्रहण कर सके तथा सरलता से सीख सके। उसके बाद है नेक्स्ट अपना पॉइंट है शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग, यानी अधिगम प्रक्रिया में जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग छात्रों के इस तरह अनुकूल तथा व्यापक रूप से करना चाहिए। जैसे जो है प्राथमिक स्तर के छात्रों के शब्द निर्माण की प्रक्रिया सिखानी है। प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं उन छात्रों को हमें शब्द निर्माण की प्रक्रिया सिखानी है। तो हमको ये करना होगा कि छात्रों के समक्ष जो है जो विविध प्रकार के जो अक्षर होते हैं, विविध प्रकार के अक्षर तथा फ्लैश कार्ड उनको दिए जा सकते हैं, जिससे कि छात्र उन अक्षरों को जोड़कर जो है फ्लैश कार्ड और विभिन्न अक्षरों के माध्यम से उनको जोड़कर नवीन शब्दों का या नवीन अक्षरों का निर्माण करते हैं, या नवीन अक्षरों को जोड़कर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे अब यदि हम उनको प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों को फ्लैश कार्ड और विभिन्न प्रकार के जो है अक्षर के फ्लैश कार्ड दे देवे तो वह विभिन्न प्रकार के जो है शब्दों का निर्माण, सरल शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे नयन है, कमल है, और इस तरीके से ऐसे कई शब्द है जिनका कि वह निर्माण कर सकते हैं तथा जो कि हमारी सिखाई हुई जो क्रिया है वह सार्थक होती है उसके अनुसार। इसी तरीके से जो है जैसे प्राथमिक स्तर तथा और जो उच्च प्राथमिक स्तर या माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर के जो विद्यार्थी है उन विद्यार्थियों के लिए उनके स्तर के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि यदि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थी है तो उनको प्राथमिक स्तर की शिक्षण सामग्री दे दी जाए, या फिर प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी है तो उनको माध्यमिक स्तर तक की शिक्षण जो है अधिगम सामग्री उनको दे दी जाए। यानी कहने का मतलब है उनके स्तर के अनुसार उनको जो है शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना तथा उसके आधार पर उनके अधिगम की प्रक्रिया को सुधारना और उनको सिखाना। उसके बाद है अपना नेक्स्ट पॉइंट है
अधिगम प्रक्रिया कैसे सरल से कठिन की ओर, ठीक है। यानी जो सिखाने की जो प्रक्रिया होती है वह सरल से कठिन की ओर ले जानी चाहिए। जैसे विद्यार्थियों को हमें किसी भी चीज को या टॉपिक को सिखाना है, सपोज जैसे हमें विद्यार्थियों को जो अपने गुणा भाग ये सिखाना है, तो हमें सबसे पहले गणित में क्या, पहले गिनती सिखानी होगी, उसके बाद उसको अक्षरों की पहचान करवानी होगी, उसके बाद उसको जोड़ सिखानी होगी, पहले हासिल बिना हासिल की सिखाएंगे, फिर हासिल वाले सिखाएंगे। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम सरलता से कठिनता की ओर बढ़ेंगे। तो इसलिए जो अधिगम जो प्रक्रिया होती है वह सरल से कठिन की ओर की जाती है। यानी पहले हम सरल शब्दों को सरल चीजों को सिखाते हैं, उसके बाद हम जो है उसके समक्ष कठिन जो चीजें होती है उनको प्रस्तुत करते हैं तथा फिर उनको सरलता से हम कठिनता की ओर ले जाते हैं। तो यानी जो अधिगम प्रक्रिया जो होती है वह विद्यार्थियों को सरलता से कठिनता की ओर ले जाना होता है। उसके बाद है अधिगम प्रक्रिया ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात की ओर। यानी शिक्षक को छात्र के समक्ष सर्वप्रथम उन गतिविधियों के बारे में, उन गतिविधियों को बताना चाहिए या उन गतिविधियों के बारे में ज्ञान प्रस्तुत करना चाहिए जिनके बारे में छात्र या विद्यार्थी पहले से जानता हो। उसके बाद यानी जिन गतिविधियों को विद्यार्थी जानता है उन गतिविधियों को बताने के बाद, उनको प्रस्तुत करने के बाद जो है उनके समक्ष जो है जो नहीं जानते हैं, यानी जिन अधिगम गतिविधियों से वह अज्ञात है, उन जिनको नहीं जानते उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिए अधिगम प्रक्रिया जो है वह विद्यार्थी को ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है। यानी जिस चीज का विद्यार्थी को ज्ञान है पहले उससे शुरुआत करनी होती है, यानी उसके बाद जिन चीजों को वो पहले से जानता है उसको बताने के बाद जिन चीजों से वो अज्ञात है, अनभिज्ञ है, जिनको नहीं जानता है उसको बताना है। जैसे बालक जोड़ करना जानता है किंतु उसको बाकी है, गुणा है, भाग है, ये सब नहीं आता, किंतु पहले हम उसको सिखाने के लिए पहले उसे जोड़ करवाएंगे, उसके बाद उसको हम हासिल वाले जोड़ देंगे, फिर बाकी करवाएंगे और उसके बाद जैसे गुणा करवाएंगे, भाग करवाएंगे। तो यानी विद्यार्थियों को हम ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाते हैं। तो अपनी जो अधिगम प्रक्रिया होती है वह ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है। इस तरह से अधिगम प्रक्रिया का जो अध्ययन है हम इस प्रकार से कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के जो इसके तत्व है या पक्ष है उन पक्षों को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इससे आगे कल के नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे हमको पता है और आपका जो गृह कार्य है वो भी आपको कल दिया जाएगा। अब जैसे कि हम सबको पता है कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है, इसलिए इससे बचाव के तो हमें छोटी छोटी सावधानियां रखनी है, उपाय करने हैं जिससे कि वो
सावधानियों द्वारा हम उससे बच सकते हैं। जैसे कि हाथों को सैनिटाइज करना है, मुंह पर मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए व्यक्ति से दूरी बनाए रखना है तथा अनावश्यक रूप से ज़्यादा बाहर नहीं जाना है और आवश्यक कार्य हो तभी बाहर जाना है। इस तरह की छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं या छोटे छोटे कार्य करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। यही जागरूकता आपको अपने आसपास में भी फैलानी है तथा सबको बताना है। स्वस्थ रहे